नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में अपने सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर अगस्त का, राजस्थान के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं और हमारे इसके ऊपर 2 सेशन हो चुके हैं। आज तीसरा सेशन अपन करने वाले हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस का फिर डिस्कस करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वीडियो हो, चाहे आपका एसआई एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, ये सारे एग्जाम्स की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थान समसामयिकी अगस्त 2025 की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स की सदस्यता हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो ये ICMM की बात की गई है। ICMM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन मेटल्स एंड माइनिंग या माइनिंग एंड मेटल्स की बात की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें कि भाई भारत की कौन सी कंपनी है जिन्होंने इसका दर्जा प्राप्त किया है, तो ये है आपकी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने ये दर्जा प्राप्त किया। ICMM का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, याद रखें। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात क्यों इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात और देखें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। इसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें एक बात और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में कि हाल ही में उन्होंने रामपुरा आगूचा कहाँ स्थित है? रामपुरा आगूचा एक खनन क्षेत्र है जिंक का जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पे इन्होंने एक रीप्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, टेलिंग्स जिंक का टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है जहां से अवशेषों के माध्यम से जिंक की प्राप्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमें याद रखनी है। हाल ही में ICMM का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। इन्होंने हाल ही में रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में अपना एक जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की है जिसके माध्यम से अवशेषों के माध्यम से क्या चांदी और जस्ता की प्राप्ति की जाएगी। तो ये हमें सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ से दूसरा एक इम्पोर्टेंट ICMM है। ये ICMM क्या है? ICMM एक संस्था है, मतलब जो माइनिंग के क्षेत्र में, और माइनिंग मतलब खनन क्षेत्र में, और जो मेटल्स है धातु उद्योग के क्षेत्र में किस तरह से इसको आगे इसमें प्रौद्योगिकी का यूज करके इनको खनन को सुचारू रखा जा सकता है, बेहतरीन क्रियान्वयन किया जा सकता है, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो इसके बनाए रखने के लिए ये संस्था काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके लंदन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और भारत की ये पहली कंपनी है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, और जो भी इसका राजस्थान में ये स्थित है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 22.78 हेक्टेयर भूमि रीको को आवंटित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। मतलब गैर प्रदूषणकारी इकाइयों की स्थापना की जा रही है जिससे थोड़ा प्रदूषण है वो कम हो। ठीक है, प्रदूषण कम हो ऐसी इकाइयों की स्थापना की जा रही है। तो इसके लिए रीको को भूमि आवंटित की गई है सरकार के द्वारा, उसको मंजूरी दे दी गई है। तो वो कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपका गांव है, ऑप्शन दे रखा है गांव देशूला, चाली, डोटी, सिकंदरा। ठीक है, तो ये हमारा गांव है जहां ये भूमि आवंटित की गई है, वो है आपका ग्राम डोटी। डोटी ये है आपके स्थित कहाँ पे? कनवास, कनवास तहसील है, कनवास तहसील, और जिला है आपका कोटा। कोटा जिले के कनवास तहसील के ग्राम डोटी में ये गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए सरकार के द्वारा भूमि आवंटित की गई है। तो हमें थोड़ा सा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे 4th ग्रेड हो चाहे वीडियो हो, क्योंकि ग्राम पंचायत का मामला है। औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए।
बात की जा रही है, इसलिए याद रखना है गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कहाँ भूमि आवंटित की गई है, तो आपके ग्राम डोटी में ये आवंटित की गई है, जो कि कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 18 से 22 अगस्त 2025 को G20 युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जिस तरह से G20 का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, इसी तरह से G20 का Y20 है। Y20 युवा शिखर सम्मेलन है, G20 का ही एक पार्ट युवा शिखर सम्मेलन। ठीक है, अब हमें पता है कि डेट तो इन्होंने दे ही दी, डेट भी याद रखनी है कि 18 से 22 अगस्त को ये आयोजित किया गया। ठीक है, तो Y20 का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 18 से 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया, 18 से 22 अगस्त तक। ठीक है, अब ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपके जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। जोहान्सबर्ग आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? यहाँ भारत से एक 5 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया, जिसमें से राजस्थान का से एक डॉक्टर शिवम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर शिवम, और इन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के सत्र को यहाँ संबोधित किया। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर शिवम का संबंध है राजस्थान के सीकर जिले से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि आपके Y20 का आयोजन कब किया गया? तो 18 से 22 अगस्त को इसका आयोजन किया गया। दूसरा, कहाँ आयोजन किया गया? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया। तीसरा क्वेश्चन, 5 सदस्यीय दल ने भाग लिया। डॉक्टर शिवम, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता पर अपने सत्र को संबोधित किया, और ये राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा पूछे जाने की संभावना थी। और ये तो इंडिया के हिसाब से, करंट के हिसाब से पूछा ही जा सकता है कि G20 के युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो है आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा की बात की गई है, का कार्यकारी अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? ऑप्शन है हमारे जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस रेखा बोराणा, जस्टिस संगीता शर्मा, जस्टिस शोभा मेहता। ये हमारे 3 जस्टिस हैं जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के जज हैं। महिला जज हैं रेखा बोराणा, संगीता शर्मा और शोभा मेहता। ठीक है, तो हमसे बात की गई है रालसा की। रालसा की बात की गई। भाई रालसा क्या करता है, कब इसकी स्थापना की गई, कुछ फैक्ट्स के बारे में हमें देखते हैं। तो रालसा की स्थापना कब की गई थी? रालसा की स्थापना आपके 7 जुलाई 1998 से ये वर्किंग में है। 7 जुलाई 1998 से इसकी शुभारंभ किया, अपना कार्य करना प्रारंभ किया इन्होंने। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या काम करता है। तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने की, न्याय प्राप्त करने का इसका उद्देश्य है, चाहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ये बात करता है। कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए रालसा के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई जाती है, और 7 जुलाई 1998 से ये वर्किंग है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैधानिक निकाय है। कई बार पूछा जाता है कि रालसा एक कैसा निकाय है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, अब हाल ही में इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो है आपके संजीव प्रकाश शर्मा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसका हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को। तो इस तरह से कुछ बातें हमें याद रखनी है कि हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? संजीव प्रकाश शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। आर्थिक न्याय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक वैधानिक आयोग की स्थापना 7 जुलाई 1998 को की गई है, जो आपके राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
18-19 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले आईसीसी ग्लोबल समिट में राजस्थान से किसे आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीसी ग्लोबल समिट, आईसीसी ग्लोबल समिट की बात की गई है। तो डेट आपके सामने है जो कि इम्पोर्टेंट है नहीं, 18 से 19 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। 18 से 19 सितंबर को आईसीसी ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी ये क्या है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल समिट है जिसका आयोजन 18 से 19 सितंबर को कहाँ किया जाएगा? आपके मुंबई में, मुंबई के जियो सेंटर में, जियो कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये तो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना है, मुंबई याद रखना है कि आईसीसी का ग्लोबल समिट है, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। क्या वर्किंग है इसकी, क्यों ये प्रारंभ किया गया है? तो जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में बात की जाए, साइंस टेक के क्षेत्र में, चाहे आपके सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में प्रौद्योगिकी का किस तरह से यूज किया जा सकता है, तो इसमें से देश विदेश से विख्यात जो लोग हैं वो सारे उपस्थित होंगे। इसी प्रकार इसमें बात पूछा गया है हमसे कि आईसीसी ग्लोबल समिट में राजस्थान से किसे आमंत्रित किया गया है? तो राजस्थान की वित्त मंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो हैं आपके दिया कुमारी जी, इनको इस समिट में बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन यही है, किसे आमंत्रित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन होगा राइट आंसर बी, दिया कुमारी जी को इसमें आमंत्रित किया गया है। तो आईसीसी ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड किसे प्रदान किया गया? से पूछा गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ सरपंच किसे घोषित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है आपके आपको पता है स्वतंत्रता दिवस था, 79वां स्वतंत्रता दिवस था, और उसकी पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हुआ था, एट होम कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 14 पुलिस अधिकारियों को, जवानों को इसमें पदक प्रदान किए गए थे। साथ ही जिनमें से एक थे आपके कुछ अन्य लोगों को भी इसमें सम्मानित किया गया था जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए। इनमें से एक हैं दिव्यांश भारद्वाज, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दिव्यांश भारद्वाज। इन्होंने बेस्ट सरपंच का खिताब अपने नाम किया है, अवार्ड इनको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया गया है दिव्यांश भारद्वाज को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने अपने गांव में बनाया क्या? हेरिटेज पंचायत भवन की बात हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, शमशान घाट हो, इस तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन्होंने अपने गांव को विकसित किया। ठीक है, तो दिव्यांश भारद्वाज जिन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड प्रदान किया गया है, हमें याद रखना है नाम, दिव्यांश भारद्वाज, इनको राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड से नामित किया गया है। और भी ऑप्शन है हमारे सामने, जैसे गीता देवी हैं, श्रीमती कुसुम सिंह का नाम हमें याद रखना है, जो कि पंचायत सरपंच हैं कहाँ की? रार है डीग। इन्होंने अपने गांव को, इनका जो गांव है रार है, इस गांव की खासियत है राजस्थान का पहला डिजिटल गांव है, राजस्थान का पहला डिजिटल पंचायत की बात करें, और ये जिले की पहली ODF, डीग जिले की पहली ODF प्लस पंचायत का इनके पास खिताब है। और वहीं पता है आपको श्रीमती कुसुम सिंह उन 3 सरपंचों में शामिल हैं जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नाम था गीता देवी, जो कि दूसरी सरपंच हैं, जिन्हें 40 ग्राम पंचायत जोधपुर से, जिन्होंने 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर जल संकट को दूर किया था।
वहीं तीसरी एक सरपंच और थी जिनका नाम था रेखाबाई, जो कि कोटा गड़ेपान की सरपंच हैं और उन्होंने मनरेगा का बेहतरीन क्रियान्वयन किया था, इसलिए उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। ठीक है, और ये चौथे हैं दिव्यांश भारद्वाज। अब ये दिव्यांश भारद्वाज के बारे में एक बात और है, ये कहाँ से सरपंच हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आवा, आवा पंचायत, आवा ग्राम पंचायत, जो कि कहाँ है, टोंक जिले में है, टोंक जिले में है आवा ग्राम पंचायत, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिव्यांश भारद्वाज आवा ग्राम पंचायत टोंक से हैं और जिन्होंने ये दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड। ये चूंकि विदेश से एमबीए वगैरह करके और भारत इन्होंने वापसी की और इस तरह से अपने जो पढ़ाई है उसका बेहतरीन क्रियान्वयन करके दिखाया। ठीक है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनका जो मॉडल है इस गांव का जो इन्होंने विकसित किया है, इसको मुंबई में अप्लाई भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत की बात की गई है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात की गई है, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो पहले चलो उत्तर भारत की ही बात कर लेते हैं। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब उत्तर भारत का, तो ये आपके आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, आईआईटी जोधपुर। ठीक है, यहाँ से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये भारत का चौथा हब होगा। ठीक है, भारत का चौथा है, इसलिए हमें याद भी रखना है, चारों की चारों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो पूर्व में है वो कहाँ है, आपके भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा, पूर्व वाला भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। जो साउथ का है वो आपके केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और वहीं से आपका जो ये है वेस्ट पश्चिम वाला, ये आपके कहाँ स्थापित किया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, और ये देश का चौथा है। ठीक है, जो कि आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, और इसकी विशेषता है ये पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। अगली इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये इसमें 205 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की जाएगी, और कितना 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का इससे वार्षिक उत्पादन किया जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। कितनी हाइड्रोजन इससे उत्पादन की जाएगी, 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। आईआईटी जोधपुर की मदद से जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला है, देश का चौथा है। इसके अलावा जो 3 स्थापित किए गए हैं वो भुवनेश्वर उड़ीसा में, केरल में और पुणे में स्थापित किए गए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हुआ अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के बारे में ये बात की जा रही है, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों के रूप में इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन एक स्टेटमेंट 1 दे रखा है, जो कि है बीकानेर नागौर बेसिन में दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान चलाया जा रहा है। तो अगला स्टेटमेंट देखिए कि ये नाम है, इसके बारे में हमें देखना होगा कि ये पॉलीमर इंजेक्शन अभियान क्या है, और ये बताया गया है कि जो अपनी बीकानेर नागौर बेसिन में चलाया जा रहा है, और इस तकनीक का उद्देश्य है क्रूड ऑयल उत्पादन को 1.5 गुना तक बढ़ाना है। ठीक है, क्रूड ऑयल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये चलाया गया है पॉलीमर इंजेक्शन अभियान। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि पॉलीमर इंजेक्शन अभियान का संबंध किससे है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल जो उत्पादन है इसको बढ़ावा देने के लिए इसका ये अभियान चलाया जा रहा है। तो एक्चुअली है क्या है, इस प्रोग्राम के तहत, इस अभियान के तहत किया जा रहा है कि जो तेल के कुएं हैं उनमें जो पुरानी चट्टानें हैं, उन चट्टानों से जो ऑयल, क्रूड ऑयल चिपका हुआ है, उस ऑयल को इस इंजेक्शन, पॉलीमर इंजेक्शन के द्वारा उसको हटाया जाएगा, जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। इस तरह से उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है। अब इन्होंने पहले स्टेटमेंट में दिया कि ये बीकानेर नागौर बेसिन में चलाया गया है, लेकिन ये गलत है। बीकानेर नागौर में नहीं है, ये आपके बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन किया जा रहा है, और वहाँ पे भी मंगला क्षेत्र में इससे ये जो अभियान है चलाया जा रहा है। तो
बीकानेर, नागौर नहीं, बाड़मेर सांचौर बेसिन में दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान चलाया जा रहा है। और इसका ये स्टेटमेंट टू सही है कि इस तकनीक का उद्देश्य क्रूड ऑयल उत्पादन को 1.5 गुना तक बढ़ाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किस, डायरेक्ट सिंगल स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि किस बेसिन में पॉलीमर इंजेक्शन अभियान का संचालन किया जा रहा है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? पहले हमें जानना होगा संपूर्णता अभियान के बारे में। संपूर्णता अभियान क्या है? तो संपूर्णता जो अभियान है ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये नीति आयोग का एक अभियान है। किसका? नीति आयोग का। नीति आयोग का अभियान है जो कि इसके 2 मिशन चल रहे हैं। एक तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक। ये जो ब्लॉक वाला जो कार्यक्रम है ये तो कब स्टार्ट किया गया था? 2023 जनवरी में ही स्टार्ट किया है। जबकि आपका जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये कब से संचालित है? 2018 जनवरी 2018 से आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम संचालित है और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2023 से संचालित है। आपको पता होना चाहिए कि आकांक्षी ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 500 है। वहीं आकांक्षी जिले हैं कितने? आपके 142 जिले। राजस्थान में कौन कौन से आकांक्षी जिले हैं? तो राजस्थान के 4 आकांक्षी जिले हैं। वो हैं आपके, पहला धौलपुर, करौली और आपका है जैसलमेर और सिरोही। 4 जिले इसमें सम्मिलित हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेटमेंट, हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला आप देखिए कि संपूर्णता अभियान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये पहला क्वेश्चन बनता है, तो नीति आयोग के द्वारा है। उद्देश्य क्या है ये पता होना चाहिए। तो संपूर्णता अभियान का जो उद्देश्य है वो है आपके SDG गोल्स को प्राप्त करना। 6 SDG गोल्स का इसमें चयन किया गया था और इन्हें प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के द्वारा ये इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक में इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। फिर आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 142 है, जिसमें से राजस्थान में धौलपुर, करौली, जैसलमेर और सिरोही है। इस तरह से आकांक्षी ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 500 है। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ है? तो 2023 जनवरी में स्टार्ट हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो जनवरी 2018 में ये प्रारंभ हुआ था। अब इन्होंने यहाँ से पूछा है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है इस बार, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान का जिला। इन 4 जिलों में से वो कौन सा है जिसने भारत में दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपका जिला है, हमारा आंसर होगा करौली, हमारा आंसर है। करौली जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 100% प्रदर्शन है जिसके 6 SDG गोल्स की प्राप्ति के लिए, ठीक है। करौली जिला जिसने 6 SDG गोल्स की प्राप्ति के लिए 100% अपना योगदान दिया है, वो है आपका करौली। इस तरह से करौली को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, स्वर्ण पदक, ठीक है। और अपना ऑप्शन होगा सी आंसर। इसी तरह इसमें देखें अपन जो आकांक्षी ब्लॉक हैं वो कौन कौन से रहे हैं जिनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है आकांक्षी ब्लॉक? तो एक तो है आपका रानी ब्लॉक, दूसरा है जायल और तीसरा है खेरवाड़ा। ये 3 ब्लॉक हैं। और खेरवाड़ा जो है आपके कहाँ पड़ता है? खेरवाड़ा है आपके उदयपुर में, जायल है आपके नागौर में और रानी है आपके पाली जिले में है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। आकांक्षी जिला कौन सा है? आकांक्षी जिला है करौली। और आकांक्षी ब्लॉक हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 ब्लॉक हैं, रानी, जायल और खेरवाड़ा, जिन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। रानी पाली जिले में, खेरथल उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर में और जायल नागौर में स्थित है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सब पॉइंट्स को हमें याद रखना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। लगभग हमने 10 से 12 क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हम 50-60 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगामी कक्षाओं में, आगामी सेशंस में कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के। इसके बाद हम अगस्त का इंडिया करंट और फिर इसके बाद साइंस टेक और स्पोर्ट्स के करंट को पुरस्कार वगैरह जो भी दिए गए हैं अगस्त माह में, सबका सेशन होगा अलग अलग। और इसके साथ फिर एक या दो मैराथन क्लास के माध्यम से इसको अगस्त का करंट अफेयर है वो 2-4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए।